आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए आदिकाल के प्रश्न जो अब तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आदिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। उपयुक्त कथन विजेंद्र स्नातक का है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो वीर गाथा काल जो नाम दिया सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये परीक्षा 2005 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल तथा संधि काल, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल, सुमन राजे ने भी आधार काल कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्न में से किस इतिहासकार ने पहले कहा? तो ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल कहा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? आदिकाल कहा राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो जो बीजवापन काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ये गलत है क्योंकि मिश्र बंधु ने बीजवापन काल नहीं कहा, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही। सिद्ध संधि काल चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी ठीक है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, ये भी ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया? तो सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। ये आप देख सकते हैं 9, 4, 17, 1 कितनी बार पूछा जा चुका वाला प्रश्न है। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया? तो बीजवापन काल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजवापन काल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो प्रथम काल को जो आदिकाल नाम दिया वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो यह हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंती युग भी कहते हैं, लेकिन गद्य काल नहीं कहते। गद्य काल आधुनिक काल का नाम है। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत युग, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से भेद किया जाता है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ये ऑप्शंस जो इन्होंने दे रखे हैं इसमें आंसर नहीं है। हम इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। तो आदिकाल को प्रारंभिक नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, जो कि ऑप्शन में नहीं था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक सूत्र कुंजी में भी उत्तर दिया था, किंतु संशोधित विकल्प न होने के कारण इसको विकल्प से बाहर कर दिया और मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ये मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। पीताम्बर दत्त बर्थवाल मानते हैं कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं शती मानते हैं। राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि रामकुमार वर्मा 13वीं शती मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखबानी शीर्षक से किया है। सूची 1 को मिलाइए सूची 2 से और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इतिहासकार हैं, इनके नामकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है सिद्ध सामंत युग। मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है प्रारंभिक काल। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव विक्रम संवत 1925, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान, गद्य साहित्य वर्तमान गति तृतीय उत्थान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है 693 ईस्वी से माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिक भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य में विभाजित है। इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की जो भाषा है वो पाली है।
प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है। अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश भाषा में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरितरास की भी रचना की। खुमाण रासों में 43 छंद प्राप्त हुए। डोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल। डोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा से सुना गाया जाता था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरि हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य? तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान, संदेश रासक और दामोदर पंडित। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना है। ज्योतिषर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो मिलता है सिक्खा। सिक्खा अवहट में शिक्षा को कहते हैं सिक्खा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध थे सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सरहपा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? तो यो है पुतलिपा, कनकलापा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। ये 4 नाम हैं योगिनियों के और पुतलिपा जो है ये योगी का नाम है। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनकलापा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी योगिनी हैं। इस प्रकार 84 सिद्धों में से 4 महिलाएं थीं। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं।
अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो हैं सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने सिद्धों का प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोजवज्र, पदम और पदमवज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालिभद्र सूरि को और रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी की किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो शालिभद्र सूरि को किसने माना? गणपति चंद्रगुप्त ने। तो गणपति चंद्र गुप्त। सिद्धों का प्रथम कवि, तो सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपाद। ये सिद्धों के प्रथम कवि हैं। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम जो माने जाते हैं वो सरहपा माने जाते हैं सिद्ध कवियों में। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? वो भी सरहपा ही हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को प्रथम कवि माना है हिंदी का। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपा को स्वीकार किया है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? रामकुमार वर्मा ने। सहजयान के प्रवर्तक, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं मिलता है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन 1 हमारा ठीक है। क्वेश्चन था सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है। फर्स्ट है वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये ठीक है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये ठीक है। और बाकी दोनों गलत हैं। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्ध साहित्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं। सिद्धों की कुल संख्या 84 है। इनकी भाषा संध्या या संधा भाषा कहलाती है। इनमें सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। कैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं? सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो तिब्बत के 84 सिद्धों की जो परंपरा है वो सरहपा से आरंभ होती है। सिद्ध
सिद्धों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सिद्धों की वज्रयान शाखा में ही 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई। राहुल संक्रिय अध्ययन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई और नरोप्पा से पूरी हुई। सिद्धों की भाषा संधा भाषा है। बौद्ध धर्म की विकृत रूप से उद्भव हुआ है। श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र है। सिद्धों का सिद्धांत चार्य के केंद्र हैं। साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान हैं बेडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, मोहम्मद शहीदुल्लाह। रचनाएं हैं दोहा कोश और चार्य पद। ये थी सिद्धों के बारे में कुछ जानकारी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो शिव सिंह सेंगर ने माना है। पुष्य या पुंड या पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक शिव सिंह सरोज है। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो सबसे पुराने का इसमें दो ऑप्शन ठीक है, एक तो सरहप्पा और एक गोरखनाथ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्यिक इतिहास में लिखा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों या सिद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो अपभ्रंश को क्या नाम दिया, क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। कुछ लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। शुक्ल ने किसे कहा है? शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। इसमें सरहपात को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो वो रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।